हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रूपांकन वर्मा। आज हम इरिगेशन इंजीनियरिंग का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, कैनाल डिज़ाइन के बारे में। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरा शॉर्ट में इंट्रोडक्शन। मैं हूं रूपांकन वर्मा। मैंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट किया एनआईटी वारंगल से इन जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन। आई ऑल्सो क्रेड सम एग्जामिनेशन लाइक आरआरबी, एसएससी, एमपीपीएससी, जेपीएससी एंड गेट ऑल्सो। सो आई हैव अ लिटिल बिट एक्सपीरियंस कि अपन कहाँ कहाँ गलती कर सकते हैं, कहाँ कहाँ अपना कट सकता है। मेरा काफ़ी जगह कटा था, तो मैं नहीं चाहता आपका भी काफ़ी जगह कटे। तो हम सारे कॉन्सेप्ट और सारे अप्रोचेस अच्छी तरह से समझेंगे, टाइप ऑफ क्वेश्चन समझेंगे, ताकि आप गलती ना करें और इसके मार्क्स सिक्योर कर सकें। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ही सबसे पहला पॉइंट दे के रखा है, डिज़ाइन चैनल क्या होता है। डिज़ाइन चैनल समझने से पहले आप एक कहानी सुनिए। बात यह है कि जब भी वाटर फ्लो करता है किसी भी चैनल के थ्रू, कैनाल के थ्रू, रिवर के थ्रू वाटर फ्लो कर रहा है, तो जब भी वाटर फ्लो करता है तो वाटर की एक टेंडेंसी, वाटर के अंदर क्या होते हैं, वाटर अकेला फ्लो करता नहीं है, उसके साथ जो उसके सेडिमेंट पार्टिकल्स होते हैं, सिल्ट पार्टिकल्स हैं, जितने भी जो उसके पार्टिकल्स हैं वो फ्लो करते हैं साथ में। अब उन पार्टिकल की टेंडेंसी होती है, उन पार्टिकल की क्या टेंडेंसी होती है कि उनके वेट के कारण वो नीचे सेटल करना चाहते हैं। ठीक, सही बात है भाई, उनकी टेंडेंसी है कि वो अपने वेट के कारण नीचे सेटल करना चाहते हैं। तो वाटर की क्या टेंडेंसी होती है, वाटर तो फ्लो कर रहा होता है, तो वाटर की टेंडेंसी होती है कि वो उन पार्टिकल्स को अपने साथ बहाकर ले जाए, अपने साथ मूवमेंट कराए, वो उसके साथ ही, वाटर के साथ ही सस्पेंशन स्टेट में रहे। तो बेसिकली इसी के कारण दो डेफिनेशंस निकल के आती हैं, उन्हीं दो डेफिनेशंस को अपन को डिस्कस करना है। बेसिकली होता क्या है, जब वाटर जब जब जो सेडिमेंट पार्टिकल्स हैं वो जब वो सेटल करते हैं ड्यू टू देयर ओन वेट, उसके कारण क्या होता है, सिल्टिंग होती है, सिल्टिंग फेनोमेना होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पानी का फ्लो इतना तेज होता है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो गुवाहाटी में आप ब्रह्मपुत्र का फ्लो देख लीजिए, काफ़ी रफ्तार में होता है। उसके अलावा आप हरिद्वार में फ्लो देख सकते हैं वाटर का। तो यहाँ पे वाटर का फ्लो इतना तेज होता है, तो कई बार वाटर का फ्लो इतना तेज होता है कि वो आज जो सरफेस है चैनल का, उसे क्या करता है, इरोड करना स्टार्ट कर देता है। इरोजन समझते हैं आप, इरोजन मतलब उन पार्टिकल्स को उनकी जगह से हटाना शुरू कर देता है। तो उसी फेनोमेना को हम लोग कह देते हैं स्क्योरिंग। तो बेसिकली हमारा मेन बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, हम एक ऐसा आइडियल चैनल चाहते हैं जिसमें नाइदर सिल्टिंग हो ना ही स्क्योरिंग हो, और ऐसे ही चैनल को मैंने डिजाइन चैनल नाम दे दिया। क्या आर्टिफिशियली ये चैनल ऐसा संभव है बनाना? डेफिनेटली संभव है, लेकिन एक लिमिट तक। आप प्रॉपर एक आइडियल डिजाइन चैनल नहीं बना सकते, एक पर्टिकुलर लिमिट तक आप एक डिजाइन चैनल बना सकते हैं। अब कंडीशन ऑफ डिजाइन क्या होती है? कंडीशन ऑफ डिजाइन होती है कि फ्लो यूनिफॉर्म होना चाहिए, डिस्चार्ज अपना कांस्टेंट होना चाहिए, जो सेट चार्ज एंड ग्रेड है वो कांस्टेंट, मतलब बेसिकली डिस्चार्ज अपना कांस्टेंट होगा, फ्लो यूनिफॉर्म होगा। तो हमने जो बेसिक पैरामीटर्स थे उन्हें तो हमने क्या करा, मेंटेन करके रख लिया। सिल्ट चार्ज एंड ग्रेड भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो बेसिकली इन पैरामीटर्स की वजह से क्या होता है, डिजाइन चैनल की जो हमारी बेसिक अप्रोच है, जो बेसिक हमारा नेसेसिटी है, वो हमारी पूरी हो जाती है। अब उसके बाद आ जाती है केनेडीज भाई की बारी। केनेडीज थ्योरी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि केनेडीज ने थ्योरी में जो काम किया है, वो बेसिकली उन्होंने एक कैनाल सिस्टम के ऊपर तो काम किया, लेकिन उन्होंने दूसरी कैनाल के लिए भी रिलेशन हमें दे दिया। बेसिकली इसी का आप जब इसी को मॉडिफाई करके, इसी को करेक्ट करके लेसी ने भी काम किया है। लेकिन कैनेडी एज वेल एज लेसी, बोथ थ्योरीज आर इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज क्वेश्चन बनते हैं। अब क्या था, ये सिंपल बेसिक जनरल नॉलेज है, आपको जानना चाहे जानिए। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब थे ये कैनेडीज, पंजाब पीडब्ल्यूडी में 1895 की बात है। इन्होंने ये काम कर रहे थे अपर बारी, ये यूबीडीसी मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसका मतलब है अपर बारी दोआब कैनाल सिस्टम। तो बेसिकली कैनेडीज भाई काम कर रहे थे अपर बारी दोआब कैनाल सिस्टम पे। तो इन्होंने अपर बारी दोआब कैनाल सिस्टम की जो स्ट्रेट रीचेस थे वहाँ पर गए, वहाँ पे उन्होंने एनालाइज किया, वहाँ पे उन्होंने वर्क किया, रिसर्च करी। तो रिसर्च से उन्हें ये पता चला कि काफ़ी समय से ना यहाँ पे सिल्टिंग का प्रॉब्लम हो रहा, ना स्क्योरिंग का प्रॉब्लम हो रहा। तो उन्होंने बोला कि भाई कोई ना कोई बात तो है इस चैनल में, अपर वाई दोआब कैनाल सिस्टम के इस स्टेट टीचर्स में कोई ना कोई तो बात है कि ना यहाँ पे सिल्टिंग की प्रॉब्लम हुई है, ना स्कोरिंग की प्रॉब्लम हुई है, बहुत समय से, मतलब पास्ट टाइम से काफ़ी समय से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तब उन्होंने उस रिजल्ट को एनालाइज करके एक थ्योरी आपके सामने रखी। वो थ्योरी आप सुनेंगे आपको मजा आ जाएगा। उन्होंने क्या सोचा, उनकी सोच देखिए।
उन्होंने सोचा कि मेरा क्या है, एक पर्टिकुलर चैनल, एक अपर बारी दबाव कैनाल सिस्टम है, उस सिस्टम के अंतर्गत एक चैनल है, उस चैनल में वाटर फ्लो कर रहा है, उस वाटर में सेडिमेंट पार्टिकल्स हैं, उसकी जो सिल्ट सपोर्टिंग पावर है, सिल्ट सपोर्टिंग पावर वो डिपेंड कर रही है जनरेशन ऑफ एडीज। शॉर्ट में समझ, बिल्कुल बिल्कुल अपन नॉर्मल लैंग्वेज में समझते हैं, पानी फ्लो कर रहा है, पानी फ्लो कर रहा है किसी भी चैनल के थ्रू, तो पानी जब फ्लो करेगा किसी भी चैनल के थ्रू, तो जो उसका सरफेस होगा चैनल का और वाटर होगा, उसकी वजह से जनरेट होगा फ्रिक्शन, उस फ्रिक्शन की वजह से एडीज जनरेट होंगी। और बेसिकली उन एडीज का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ना, वो कभी नहीं चाहेगा कि नीचे जो सेडिमेंट पार्टिकल है वो नीचे सेटल कर जाए। क्यों? क्योंकि जो अपने बेसिकली जो अपने क्या कहते हैं, ये सेडिमेंट पार्टिकल है, ये चाहता है नीचे जाना, क्योंकि ये बोल रहा है मेरा वेट बहुत है, मैं फाइनली सेटल्ड होना चाहता हूँ नीचे। लेकिन तभी नीचे जो एडीज जनरेट हो रही है, वो एडीज क्या करेंगी, इस पार्टिकल को अपवर्ड फोर्स लगाएंगी, इस पार्टिकल को सेटल नहीं होने देंगी। तो ओवरऑल ये क्या हुआ, ओवरऑल ये पार्टिकल सस्पेंशन में ही बना रहा। तो बेसिकली क्या आपको समझ में आया? आपको समझ में आया ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द वाटर सरफेस एंड वाटर के बीच में फ्रिक्शन के कारण एडीज जनरेट हुई। उन एडीज की वजह से क्या हुआ, उन एडीज की वजह से जो अपवर्ड फोर्स लगा, वो बेसिकली उस अपवर्ड फोर्स की वजह से उसने क्या किया, ओवरकम कर दिया इफेक्ट जो वेट लग रहा था सेडिमेंट पार्टिकल का, जिसकी वजह से पार्टिकल उसी सस्पेंशन स्टेट में बना रहा। दिस इज द बेसिक अप्रोच ऑफ द कैनेडीज थ्योरी। ये बेसिक अप्रोच था। अब लेकिन ये सब करने के लिए ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, मतलब ना ही सिल्टिंग हो ना स्क्योरिंग हो कैनेडीज थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो ऐसा क्या होना चाहिए? देखिए कैनेडीज ने बोला इसके लिए मैं एक टर्म डिफाइन करता हूं, क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी वो होगी कि इतनी ज्यादा भी नहीं होगी जिसकी वजह से इरोजन हो जाए और स्क्योरिंग हो जाए, और क्रिटिकल वेलोसिटी इतनी कम भी नहीं होगी जिसकी वजह से जो एडीज जनरेट हो रही हैं वो इतना इनफ क्या कहते हैं अपवर्ड फोर्स ना लगा पाए कि पार्टिकल सेटल कर जाए और सिल्टिंग हो जाए। तो बेसिकली क्रिटिकल वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी रही जिसने सिल्टिंग फेनोमेना को भी रोक दिया, स्क्योरिंग फेनोमेना को रोक दिया और अपना काम कर दिया। इसी को क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। लेकिन इनके इतनी मेहनत करने के बाद इन्होंने एक अप्रोच निकाला, इन्होंने क्रिटिकल वेलोसिटी का रिलेशन निकाला विद द डेप्थ ऑफ फ्लो। यहाँ पे जो C1 C2 है ना, ये कांस्टेंट है, ये डिपेंड करता है जो आपके सिल्ट का चार्ज है, उस सिल्ट चार्ज है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और SI और MKS यूनिट में इनकी वैल्यूज देकर रखी है 0.55 और C2 की वैल्यू 0.64। लेकिन कहानी अभी यहीं खत्म नहीं हुई। यहाँ पे आके कैनेडीज जी आराम कर रिलैक्स करने लगे। कैनेडी को लगा कि उन्होंने फाइनली एक ऐसा रिलेशन फाइंड आउट कर लिया जिससे उन्होंने अपर बारी दोआब कैनाल सिस्टम को प्रॉपर्ली डिफाइन कर लिया है बाय गिविंग सम रिलेशन। लेकिन अब उनके पास जगह जगह से और लोग आए, उन्होंने बोला हमारा ये स्टेट है, फलाना स्टेट है, हमारी स्टेट की कैनाल के लिए आप कोई रिलेशन बताइए, हमारी स्टेट की कैनाल के लिए कोई रिलेशन बताइए। सब अपनी अपनी जगह से आने लगे। अब कैनेडी परेशान हो गए। कैनेडी सोचने लगे कि भाई मैंने ये जो रिलेशन निकाला है, ये मैंने क्या अप्रोच लगाया, मैंने लगाया अप्रोच कि वाटर सरफेस और क्या कहते हैं वाटर के बीच में जो फ्रिक्शन जनरेट हुआ उसकी वजह से जो एडीज जनरेट हुई, उन एडीज ने बेसिकली ओवरकम कर दिया इफेक्ट किसका, वेट ऑफ द सेडिमेंट। और उसी के बिहाफ पे तो आपने क्रिटिकल वेलोसिटी का टर्म निकाल दिया कि ये वेलोसिटी कैसी ये वेलोसिटी होगी जिससे ना सिल्टिंग होगी ना स्क्योरिंग होगी। सिल्टिंग क्यों नहीं होगी? क्योंकि उससे इतनी एडीज जनरेट हो जाएंगी कि वो उस पार्टिकल्स को हमेशा सस्पेंशन में रखें। स्क्योरिंग इसलिए नहीं होगी कि इतना तेज नहीं, ये इतना तेज फ्लो नहीं होगा कि जिसकी वजह से इरोजन हो सके। ये सारी कहानी लेकिन किसकी थी? ये सारी कहानी थी अपर बारी दोआब कैनाल सिस्टम की। लेकिन अब कहानी में आया ट्विस्ट। जब कैनेडी को लगने लगा कि ये रिलेशन तो केवल अपर बारी दोआब कैनाल सिस्टम के लिए, मुझे दूसरे चैनल को भी डिफाइन करना है, तो ऐसा कौन सा पैरामीटर है जिसकी वजह से मैं अपने रिलेशन को मॉडिफाई करके दूसरे कैनाल को भी डिफाइन कर सकता हूं? तब उनके दिमाग में आया एक अप्रोच, वो था टाइप ऑफ सॉइल थ्रू विच कैनाल पास। वो सॉइल जिसके थ्रू कैनाल पास हो रही है वही तो मेन है, क्योंकि अलग अलग स्टेट में वो टाइप ऑफ सॉइल अलग अलग होगी, उसके बिहाफ पे एम की वैल्यू अलग अलग होगी और उसके बिहाफ पे अपना क्या कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी भी अलग अलग आएगी। और क्रिटिकल वेलोसिटी वही वेलोसिटी होगी जिसमें ना सिल्टिंग होगी ना स्क्योरिंग होगी। तो फाइनली उन्होंने अदर चैनल्स के लिए ये एक रिलेशन डिफाइन कर दिया
क्रिटिकल वेलोसिटी का mc1 बाई c2। मैं बार बार c1 c2 क्यों लिख रहा हूं, ताकि पेपर में जब ये क्वेश्चन आए तो आप दिमाग में याद रखिएगा कि ये जो c1 और ये c2 है ये सिल्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। कॉन्स्टेंट्स है लेकिन सिल्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये आपके दिमाग में बात रट जानी चाहिए। इसके अलावा m जो था, m को भी मैंने जानबूझ के सारे पैरामीटर्स इस ऐसी फॉर्म में लिखे ताकि आपको पता रहे कि किस पैरामीटर का क्या मतलब है। m का मतलब होता है क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो। अब देखिए इसकी वैल्यू जो होती है डिपेंड करती है, सपोज जो सैंड है वहां की वो स्टैंडर्ड से क्या है, कोर्सर है, तो बेसिकली उसमें m की वैल्यू क्या है, 1 से 1.2 है। अब देखिए क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछेगा कि सैंड कोर्सर देन स्टैंडर्ड तो 1 से 1.2 वैल्यू है और फाइनर है तो 1 से 0.7 है। क्वेश्चन आपसे ऐसे बनेगा कि क्रिटिकल वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड क्रिटिकल वेलोसिटी, उस केस में अगर सैंड कोर्सर है स्टैंडर्ड जो है उसके कंपैरिजन में सैंड कोर्सर है तो उस केस में क्रिटिकल वेलोसिटी ज्यादा होगी कि कम होगी, तो क्रिटिकल वेलोसिटी ऑब्वियसली ज्यादा होगी और इन अपोजिट केस क्रिटिकल वेलोसिटी कम होगी। तो ये सारे अप्रोच आपको पता होने चाहिए। तो फिर से मैं एक बार शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच था, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम गलती करते हैं, हम रिलेशन में वैल्यूज भूल जाते हैं। आपको क्या क्या चीज़ें नहीं भूलनी है वो याद रखिएगा। कंडीशन ऑफ डिजाइन आपको नहीं भूलना है, यूनिफॉर्म फ्लो चाहिए, सिल्ट चार्ज ग्रेड कांस्टेंट चाहिए, डिस्चार्ज आपको कांस्टेंट चाहिए, डिजाइन चैनल की डेफिनेशन याद रखिए, ना ही सिल्टिंग हो ना ही स्क्वेयरिंग हो। इसके अलावा कैनेडीज ने किस पे काम किया था, अपर बारी दोआब कैनाल सिस्टम पे काम किया था, ये याद रखिए। स्ट्रेट रीचेस पे काम किया था, उसी की पास्ट हिस्ट्री थी कि वहां पे ना सिल्टिंग हो रही है ना स्कोरिंग हो रही है। इसके अलावा आप इसका बेसिक अप्रोच याद रखिए, जो भी सिल्ट सपोर्टिंग पावर है उसके लिए एडीज रिस्पॉन्सिबल है और एडीज कहां से जनरेट हो रहे हैं, फ्रिक्शन से। क्रिटिकल वेलोसिटी का रिलेशन जरूर याद रखिए, क्वेश्चन बन सकता है लेकिन आपके पेपर में क्वेश्चन ऐसा नहीं बनेगा। क्वेश्चन में पेपर में आपको ये थोड़ी ना बोलेगा कि अपर बारी दोआब कैनाल सिस्टम है उसके लिए ये डायरेक्ट वैल्यू y की डेप्थ दे देगा, आपसे पूछ लेगा क्रिटिकल वेलोसिटी बताओ, नहीं। वो आपको पर्टिकुलरली एक दूसरी कैनाल सिस्टम देगा, उसके लिए बताएगा कि वो वहां पे सैंड कैसी है, सैंड कोर्सर देन है स्टैंडर्ड है क्या फाइनर देन स्टैंडर्ड है, उसके लिए m की वैल्यू डिफाइन कराएगा। उसके बाद आप ये रिलेशन लगा के निकाल पाओगे। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो इसी के साथ इस लेक्चर को खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको पूरी चीजें समझ में आई होंगी। इसी के साथ शुभ रात्रि, शब्बा खैर।